19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन। सामान्य परिचय। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों ने केवल धार्मिक सुधार के क्षेत्र को ही नहीं बल्कि समाज सुधार को भी अपना लक्ष्य बनाया, क्योंकि धार्मिक सुधार जल्द ही सामाजिक सुधार के अंग बन गए। समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा पुरुषों और महिलाओं सबके हित के लिए लोगों में त्याग की भावना जगाना था। प्रथम प्रश्न यह था कि स्त्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए, अर्थात पर्दा प्रथा, सती प्रथा, शिशु कन्या हत्या, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा को बंद किया जाए, जबकि विधवा पुनर्विवाह को लोकप्रिय बनाया जाए, उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था और आर्थिक क्षेत्र में अग्रसर होने तथा आत्मनिर्भर बनने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। जबकि दूसरा प्रश्न हिंदू समाज में जाति पाति के बंधन और शूद्रों विशेषकर अछूतों के प्रति दुर्व्यवहार से था। इन दोनों प्रश्नों में पहला प्रश्न मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हमारे प्रयत्नों का मुख्य केंद्र बना रहा और दूसरा 20वीं शताब्दी में विशेषकर राजनीतिक स्वरूप के कारण। इस अध्याय में हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करेंगे। नंबर 1 सती प्रथा, नंबर 2 कन्या शिशु हत्या, नंबर 3 दास प्रथा, नंबर 4 विधवा पुनर्विवाह, नंबर 5 बाल विवाह, नंबर 6 स्त्री शिक्षा, नंबर 7 ठगी प्रथा, नंबर 8 नरबलि प्रथा। नंबर 1 सती प्रथा। भारतीय हिंदू समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से माना जाता है, परंतु इसका भीषण रूप आधुनिक काल में देखने को मिलता है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से मिलता है। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने इस प्रथा को बंद करवा दिया था। बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल-बुकर्क ने भी इस प्रथा को बंद करवा दिया। भारत में मुगल सम्राट अकबर व पेशवाओं के अलावा कंपनी के कुछ गवर्नर जनरलों जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए, परंतु इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। राजा राम मोहन राय ने बेंटिक के इस कार्य में सहयोग किया। राजा राम मोहन राय जी ने अपने पत्र संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा का व्यापक विरोध किया, किंतु राधाकांत देव तथा महाराजा बालकृष्ण बहादुर ने राजा राम मोहन राय की नीतियों का विरोध किया। इसी क्रम में समाचार चंद्रिका नामक समाचार पत्र ने सती प्रथा उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया था। 1829 ईस्वी के 17वें अधिनियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। पहले ये अधिनियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, किंतु बाद में 1830 ईस्वी के लगभग इसे बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। नंबर 2 शिशु हत्या। बाल हत्या की प्रथा राजपूतों में सर्वाधिक प्रचलित थी। वे कन्या के जन्म को अशुभ मानते थे, अतः इनके यहाँ नशीली दवाओं या उन्हें भूखा रखकर मार दिया जाता था। गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय में 1795 ईस्वी के बंगाल अधिनियम 21 तथा बेलेजली के समय में 1802 ईस्वी की धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या को अपराध की श्रेणी में रखा जाने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे शिशु वध प्रथा समाप्त हो गई। साथ में गर्भपात को भी कानूनी अपराध बनाया गया, जो 1972 ईस्वी तक चलता रहा। नंबर 3 दास प्रथा। भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से था। 18 जनवरी 1923 ईस्वी को लिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर को दास प्रथा की समाप्ति के लिए एक पत्र लिखा। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा दासों का निर्यात बंद कर दिया गया, जबकि 1833 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में दासता पूर्णतः समाप्त कर दी गई। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को दास प्रथा समाप्त करने के लिए अतिशीघ्र कानून बनाने का निर्देश दिया गया। 1843 ईस्वी में भारत के समस्त भाग में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया और 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। नंबर 4 विधवा पुनर्विवाह। विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित 4 व्यक्तियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नंबर 2 D.K. कर्वे, नंबर 3 वीरेशलिंगम पुंतलू, नंबर 4 विष्णु शास्त्री पंडित, नंबर 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामाजिक चेतना लाने में अग्रणी रहे हैं। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर प्रदान किया, किंतु समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा विवाह को मान्यता दिलवाना रहा।
इन्होंने अपना सारा जीवन विधवाओं के उत्थान एवं उनके पुनर्विवाह में लगा दिया। इन्हीं के प्रयत्नों से 1855 से 56 ईस्वी के मध्य 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया जा सका। इसके अतिरिक्त 1855 ईस्वी में इन्होंने 964 लोगों की हस्ताक्षरित याचिका कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने हेतु दिया। इनकी अपील का अनुगमन करते हुए बर्दवान के राजा मेहताब चंद्र तथा नादिया के राजा श्री चंद्र ने भी इस विषय हेतु प्रार्थना पत्र भेजा। डलहौजी की कार्यकारिणी के सदस्यों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझावों का स्वागत किया और 26 जुलाई 1856 ईस्वी को नियम 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कर दिया। नंबर 2, डी.के. कर्वे। प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एवं विधवा उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किया। प्रोफेसर कर्वे ने, जो फर्गूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे, विदुर होने पर 1893 ईस्वी में स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया। वह स्वयं विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बने। इसके अलावा 1899 ईस्वी में एक विधवा आश्रम स्थापित किया, जिसमें उच्च वर्ण की विधवाओं को अध्यापिका, डॉक्टर और नर्सें बनाकर उनके जीवन में एक नया उत्साह भरने का प्रयत्न किया। अंत में उन्होंने 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नंबर 3, वीरेशलिंगम पुंतलु। इन्होंने दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह एवं उत्थान में विशेष योगदान दिया। नंबर 4, विष्णु शास्त्री पंडित। इन्होंने 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह सभा विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित अधिनियम। नंबर 1, 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह से संबंधित अधिनियम। यह अधिनियम कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित हुआ। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। नंबर 2, 1872 ईस्वी का ब्रह्म मैरिज एक्ट। यह अधिनियम नॉर्थ ब्रुक के समय में पारित हुआ। यह अधिनियम अंतर्जातीय विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। नंबर 3, बाल विवाह। भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ से ही रही है। आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने के लिए काफी प्रयास किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनके समर्थकों के दबाव की वजह से 1860 ईस्वी में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई और इससे कम आयु के विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 अधिनियम पारित किए। नंबर 1, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी। नंबर 2, सम्मति आयु अधिनियम 1892 ईस्वी। नंबर 3, शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी। नंबर 1, सिविल एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की निम्नतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, सम्मति आयु अधिनियम 1892 ईस्वी। यह अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बंबई के पारसी बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ। इसके लिए उन्होंने एक लघु पुस्तिका 15 अगस्त 1884 ईस्वी को प्रकाशित की और उसे अंग्रेजों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया। 1891 ईस्वी में इनका प्रस्ताव वायसराय के विधान परिषद में विचारार्थ रखा गया और 19 मार्च 1891 ईस्वी को सम्मति आयु अधिनियम काउंसिल द्वारा पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। नंबर 3, शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से यह बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम शारदा अधिनियम पड़ा। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। नंबर 6, स्त्री शिक्षा। हिंदू शास्त्रों में दी हुई व्यवस्था के आधार पर 19वीं सदी के लोगों में एक गलत मान्यता का प्रचार था कि स्त्रियों को अध्ययन का अधिकार नहीं है, किंतु सुधार आंदोलनों के द्वारा इस क्षेत्र में फैली भ्रांति को दूर किया गया। सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस क्षेत्र में कार्य करते हुए 1819 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। इसके पश्चात भारतीयों द्वारा भी इस क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया गया। J.E.D. बेथुन ने 1849 ईस्वी में कलकत्ता में पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इस क्षेत्र में सराहनीय प्रयास करते हुए स्वयं को 35 विद्यालयों से जोड़ा।
जबकि 1854 ईस्वी के वुड्स डिस्पैच में भी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई और देश की आज़ादी के बाद 1956 ईस्वी के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि पिता की संपत्ति में पुत्र के साथ पुत्री भी बराबर की हकदार होगी। इसी के साथ बहुविवाह, दहेज प्रथा आदि को भी प्रतिबंधित किया गया। इस तरह 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया। नंबर 7, ठगी प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ठगों का दमन किया गया। इसके लिए उसने एक अधिकारी कॉर्ल स्लीमैन की नियुक्ति की। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नंबर 8, नरबली प्रथा। भारतीय समाज में नरबली जैसी घातक प्रथा का भी प्रचलन था। इसके तहत देवी देवताओं को खुश करने के लिए लोग अपने पुत्र एवं पुत्रियों की बलि चढ़ाते थे। इस क्रूर प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग को, जिसने इस प्रथा की समाप्ति के लिए कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति की। 1844 से 45 ईस्वी तक यह प्रथा समाप्त हो गई।